गुड गुड इवनिंग सत्यवीर सिंह। गुड इवनिंग अक्षय के मांदले। हेलो। सांस हो गया मनीष की वीडियो कॉल तो आई में क्या ले और पार्टी पार्टी नहीं देने वाली ठीक है मेरी रवि पार्ट बिटवीन खरोला, एक बार रवि सगे विवाह खरोला, मिली आप अपना तो माइक मैं और आता वीडियो देखता बंद हूँ। कर। हाँ, माइक भी बंद कर ले। रवि खाले है, कुछ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? गुड इवनिंग। हाँ, आप बताएं क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है रवि खरोला खरोला? सर मेरी ये प्रॉब्लम है सर, मेरे जो सैलरी है सैलरी से 1500 रुपये कटे अभी तक नहीं आए सर। अच्छा, सैलरी से आपके 1500 कटे किस मंथ के? सितंबर के? नहीं सर, अक्टूबर के कट, हाँ सितंबर के कटे सर। सितंबर के कटे। अभी तक आपने एचआर को बोला? वहाँ कौन से सर कंपनी में हो आप? सर ग्रेट वाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार पदार्था में सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आप डिस्टिल का ऑफिशियल मेल आईडी है आपके पास? नहीं सर। अच्छा, मेल आईडी नहीं है। एचआर को आपने बताया था, इन्फॉर्म किया था आपकी सैलरी के बारे में? ये सर एचआर को इन्फॉर्म भी करे सर, 2-3 बार बोलते हैं कि हमारा कोई रूल नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में हो वो कॉन्ट्रैक्ट वाले जानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वाले में डालेंगे तो आपका ये सैलरी क्यों कटा? मतलब आपको कोई रीजन बताया गया? उन्होंने बोला है डीबीटी डीबीटी अकाउंट कटा सर, डीबीटी से। अच्छा, जी सर। जो कह रहे इस थे कि बारे में 72, एक। ये सर ये कह रहे थे हाँ कि हाँ। 72 घंटे में आ जाएंगे, 72 घंटे क्या उससे ज़्यादा ही हो गए सर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है वो, समझेंगे। एचआर ने आपको ऐसा बताया? ये सर वो कहते कोई कि बात नहीं। आप रवि खरोला जी, आप निश्चिंत रहें। आप अगर सही है तो आपका ये 1500 रुपया वापस मिलेगा आपको। आप जानकारी आज दे रहे हैं आप मुझे। इस नहीं सर, ये जानकारी को मैं जानकारी में फॉरवर्ड। कई बार कॉन्ट्रैक्ट वालों को बता दो सर, जो विशाल सर है सर, उन्हें भी बता अच्छा चुका हूँ अच्छा सर। अच्छा अच्छा, आपने बता रखा। किनको बताया था? नाम आप बता देंगे? विशाल चौहान है सर, और मनोज है, मनोज कुमार। अच्छा, विशाल चौहान जी को और मनोज मनोज जी को आपने बता रखा है। जी सर, जो आ, कॉन्ट्रैक्ट बेस में विशाल सर ने रखे हुए हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। आप सर, मैं आपका हेल्प करूंगा, लेकिन अभी तो लेक्चर का टाइम है ये। ये सर, ये तो सर। मैं लेक्चर ले लेता हूँ। आप एक काम करो। जी सर। मेरा नंबर लिखो। आप बाद में कांटेक्ट कर लेना मेरे से। जी सर, बता दीजिए सर। 7544 7544 022 022 455। 455। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सर। नंबर है। आप अभी लेक्चर अटेंड करें, कोई बात नहीं। जी सर। लेक्चर के बाद या कल मॉर्निंग में ऐसा होगा ना, रवि जी, आप जी। आप कल आफ्टरनून में आप कॉल कर लेना, क्योंकि कल ऑफिस में मैं रहूंगा। जी सर। जी तो सर। मैं आगे। हाँ हाँ हाँ, कल आप सर कर नाम लेना बता कॉल। सकते हो सर आप? मेरा नाम दीपक कुमार है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है अभी आप सर। लोग जुड़े रहे हैं। अभी और भी लोग आते हैं ना, कुछ 5 से 4 मिनट और का वक्त लेते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ लाइट। ओके पिछले सर, ओके। सेशन में हमने वो टॉपिक जो लिया था, तो वो नेटवर्क की वजह से बिल्कुल ही बकवास गया था, तो उसका
रिफिल करने के लिए मैंने उस टॉपिक को फिर से लिया हूँ। तो उस टॉपिक को अभी हम लोग देखेंगे। जी सर, जी सर। गुरजान सिंह, आप अपना माइक बंद कर लें। अगर आपको कुछ पूछनी हो तो आप अपना माइक ऑन रखेंगे। अभी और देख लेते हैं पैन इंडिया पे। अभी और बहुत लोग जुड़ेंगे। अभी तो मात्र हम लोग 5 हैं, और भी लोग आ रहे होंगे। और 3-4 मिनट देखेंगे, उसके बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग का आज नेचर ऑफ लाइट का क्लास है। ये जो आपका अप्लाइड फिजिक्स में है, डीवॉक में, उसका यूनिट 5 है फिजिक्स का, नेचर ऑफ लाइट। आज इस टॉपिक को खत्म ही कर देंगे हम लोग पीपीटी के द्वारा। और पिछले बार मैंने पीपीटी आप लोगों को शो नहीं कर पाया था, और काफी खराब रही थी। आज हम लोग इस पीपीटी के द्वारा खत्म करेंगे इस क्लास को। अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, अब ज्यादा वेट नहीं करेंगे, और 4 मिनट करेंगे हम। उसके बाद अपना क्लास। पिंकी ठाकुर, गुड इवनिंग। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, अभी नहीं, अभी कुछ सुनेंगे। ओके ओके ओके। गुड इवनिंग काजुल पवार। अब हम लोग शायद सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग को जैसा कि पिछले क्लास में हमने नेचर ऑफ लाइट के बारे में, थोड़ा सा बताया था, लेकिन काफी वो बोरिंग सा क्लास रहा था। तो शायद आप लोग जो जो अटेंड किए होंगे, तो वो शायद आप लोग समझ भी नहीं पाए होंगे। आज पीपीटी के द्वारा उसको समझाने की कोशिश करेंगे हम। और आप लोग जुड़े रहें, और बाकी लोग भी जुड़ते हैं साथ में, तो फिर उन्हें भी हम लोग अटैच करते हैं। ये आप लोग के पास शो हो रहा है? ये स्क्रीन शेयर हो रहा क्या? स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। कोई माइक ऑन करके बता दे, स्क्रीन शेयर हो रहा ना? यस सर, यस सर। जी सर। ओके 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 ओके। ये आपका आज का टाइटल है, अप्लाइड फिजिक्स में एक टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट, उसी पे है। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं सभी लोग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये आप लोग के ये आप लोग के साथ जो हम आज शेयर करने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक, नेचर ऑफ लाइट, ये जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपका यूनिट 5 का है, अप्लाइड फिजिक्स का टॉपिक ये। आप लोगों के लिए एक कोट है कि आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखें, और आप जितना अपने आप को जानते हैं, आप अपने बारे में जितना सोचते हैं, उससे कई ज्यादा साहसी हैं आप।
और आप जितना अपने आप को सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड हैं, और जितना आप अपने आप को कैपेबल मानते हैं उससे कई ज्यादा कैपेबल हैं आप किसी भी काम को करने के लिए। इसी कोट के साथ हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आगे। ये देखो आपके स्क्रीन पे ये लाइट का डिफिनेशन है। लाइट का डिफिनेशन मैंने सिंपल वर्ड में क्या बताया था? सिंपल वर्ड में ये बताया था कि किसी भी वस्तु को देखने का एक जरिया लाइट है। और दिखता कैसे था? तो दिखता था वो रिफ्लेक्शन होता था। डायरेक्ट लाइट से हम किसी चीज को नहीं देखते थे। लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर के किसी चीज से हमारी आंखों में पड़ता था तब हम किसी वस्तु को देख पाते थे। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। ये तरंग जो है, ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जो है, ये क्या होता है? तो ये छोटी छोटी डिफिनेशन में जब चीजें आती हैं तो हम लोगों को क्या होता है ना, कंफ्यूजन होती है कि उसका बेसिक पॉइंट हम लोग समझ नहीं पाते और डिफिनेशन रट करके जाते हैं। तो हम लोग एक एक चीज को यहाँ पे देखेंगे। जैसे लाइट में हमारा आया डिफिनेशन में, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, जो कि सीन करने में मदद करता है ह्यूमंस को। और इसका नेचर ऑफ लाइट जो इलस्ट्रेट किया गया था एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वो डिफ्रैक्शन था। जो लाइट को हम लोगों का नेचर को डिफाइंड किया गया था, वो जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया था उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सी चीजें आप लोगों के सामने आ रही है। पहले आया ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के बारे में भी कितना लोग नहीं जानते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में भी कितना लोग नहीं जानते होंगे, और कितना लोग वेव के बारे में भी नहीं जानते। तो इन चीजों को मैं तोड़ तोड़ के आगे समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप देख लो कि लाइट जो है एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये हमें ह्यूमंस को यानी कि हम लोगों को देखने में मदद करता है। वैसे बहुत सारा रेज होता है, रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड होता है, विजुअल रेज होता है। तो लाइट जो हमारा है ना, विजुअल रेज में आता है। लाइट हमारा विजुअल रेज में आता है। तो हम लोगों ह्यूमंस, एज अ ह्यूमन, हम लोग लाइट से किसी भी चीजों को देख लेते हैं। लाइट 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 से हम किसी भी चीजों को देख लेते हैं। बट कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे भी हैं जिसको किसी वस्तु को अल्ट्रावायलेट रेज से देख पाता। तो उसके लिए लाइट का डिफिनेशन बदल जाएगा। फिर हम लोगों के लिए लाइट का डिफिनेशन क्या है कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी सीन बाय ह्यूमंस। अब ये जो नेचर ऑफ लाइट का जो पता चलता है हमें, वो किस एलिमेंट से पता चलता है? तो डिफ्रैक्शन से पता चलता है एंड इंटरफेरेंस से पता चलता है। अब आपको इसमें पीपीटी में बना रखा हूं मैं, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। तो और सबसे बड़ी बात जो होती है, साउंड जो हमारा होता है, साउंड भी एक प्रकार का वेव है, और लाइट भी हम यहाँ पे देख रहे हैं एक प्रकार का वेव। अभी अभी हम लोग देखेंगे कि लाइट का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है, वो सारा देखेंगे। अभी यहाँ पे आप एक चीज समझो कि साउंड भी वेव है और लाइट भी वेव है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझना कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है। वैक्यूम मतलब, वैक्यूम बोले तो खाली स्थान। ये जो वैक्यूम है, एकदम से खाली स्थान, मतलब उसमें कोई चीज ना एयर हो ना कुछ हो, एकदम से वैक्यूम हो। और उसमें भी अगर वो क्या हो, ये ऐसा एक मात्र वेव है, लाइट वेव, जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर पाता है। नहीं तो दुनिया का कोई भी वेव जो है, दुनिया का कोई भी वेव, उसको ट्रेवल करने के लिए क्या जरूरत होती है? तो उसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होता है, किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होता है। चाहे वो माध्यम एयर हो, या तो कुछ प्रेशर हो, या कुछ भी हो, ग्रेविटेशन हो, कुछ भी हो। लेकिन लाइट एक ऐसा वेव है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है। लाइट के बारे में अभी मैंने इतना बताया। उसके अगले पेज में हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव के बारे में भी आप लोग को डाउट था, तो पहले ट्रांसवर्स वेव ही देख लेते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो ये देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव्स मोशन मोशन जो होता है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी राइट एंगल में होता है। राइट एंगल डायरेक्शंस में वेव का मोशन आप लोग नहीं देखे होंगे, तो ये देखो वो वेव का मोशन कैसे होता है। अब एक प्रैक्टिकल मतलब कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर तालाब में अगर ठहरा हुआ पानी में तालाब में हम पत्थर या कंकड़ फेंकते हैं, तो वो ओरिजिन से क्या होता है, वेव प्रोड्यूस होता है। वही जो तरंगे प्रोड्यूस होता है पानी के चारों ओर गोला-गोला आकार में जाकर के पूरे किनारे तक आकर के खत्म होता है, वही तो वेव है, वही तो तरंग है। तो उसका जो मूवमेंट होता है इस टाइप में होता है, ये देखो इस टाइप में होता है उसका मूवमेंट, ये वेव का मूवमेंट है। अब ये जो मूवमेंट इसका होगा ना, इसका जो मूवमेंट होगा ना, वो किस डायरेक्शन, राइट एंगल्स के डायरेक्शन में होगा। एकदम उसका राइट एंगल का एंगल बनाएगा। ये देखो हमेशा राइट एंगल का एंगल बना रहा है। ये देखो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन देखो यहाँ पे, यहाँ से उठा राइट एंगल ट्रेंगल पूरा ऊपर तक गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे यहाँ पे जीरो हो गया, फिर यहाँ से राइट एंगल ट्रेंगल पे आया, फिर यहाँ जीरो हुआ, फिर राइट एंगल ट्रेंगल में आया, फिर यहाँ पे जीरो, फिर राइट एंगल ट्रेंगल में आया। तो ये हम बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जो राइट एंगल ट्रेंगल्स में हमारा वेव का मूवमेंट होता है। राइट एंगल्स में हमारा वेव का मूवमेंट होता है, उसे क्या कह देंगे, ट्रांसवर्स वेव कह देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो एक ट्रांसवर्स वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑब्वियसली सी बात है कि क्योंकि लाइट एक हमारा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है जनरली ट्रांसवर्स ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितने सारे होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स ही होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होता है, ओसिलेट होता है आपस में, वो एक प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। मतलब ट्रांसवर्स के बारे में हमने बताया कि वो राइट एंगल और परपेंडिकुलर राइट एंगल ही बनाता है। तो वो एक ही डायरेक्शन में मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेशन करता है वेव का। जैसे कि हम अभी आपको दिखाएंगे एक पिक्चर के थ्रू, तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसका जो होता है ना, दोनों दोनों वेव के डायरेक्शंस में, वेव के मोशन में परपेंडिकुलर शो करता, परपेंडिकुलर मूवमेंट करता। देखो वेव के डायरेक्शन में, ये वेव का डायरेक्शन है, ये जो एरो दिखा रखा है ये वेव का डायरेक्शन है। ये वेव का डायरेक्शन है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होकर के वेव इधर की ओर आ रही है, इस एरो की तरफ आ रही है। अब यहाँ से जब वेव स्टार्ट होता है, तो ये देखो ऊपर वाला जो ये रेड है ना, ये रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये दर्शा रहा है, ये रेड वाला ऊपर वाला वेव। ये देखो ये मेरा एरो को देखना आप, ये जो माउस मेरा मूव कर रहा है इसे आप देखना, ऐसे करके ये हमारा सारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव है। अब ये देखो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा है ये वेव, ये वाला नीचे वाला वेव, ये ब्लू कलर का जो वेव है ये नीचे से। अब ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रहा है, दोनों सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रहा है, ये दोनों डायरेक्शन में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ये ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। ये देखो साइन ये एरो का परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। अब हम लोग देखें कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। उसके बाद मैंने देखा कि ट्रांसवर्स वेव लाइट में जो जो चीजें यूज हो रही थी हमारी, ये एक चीजें हो रही थी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे भी मैंने देख लिया।
अब दूसरा चीज आप लोग देखना यहाँ पे, हम लोग देख लिए ट्रांसवर्स को भी देख लिए कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है सिंपल, और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है वो भी देख लिया। अब अगर आगे चले इस दोनों से, तो ये आपका वेव के बारे में भी मैंने बताया। ये जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव का मूवमेंट होता है उसी उसी डायरेक्शन में हमारा एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। आप एक चीज जाने कि एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि हम बिजली बनाते हैं किसी भी चीज से, या तो स्टीम थर्मल पावर प्लांट से, या तो फिर विंड पावर प्लांट से। तो उसमें क्या होता है, विंड पावर प्लांट में क्या होता है कि विंड को एज अ हम एनर्जी एक होता है, उसको विंड एनर्जी को किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। और स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है कि पानी का जो स्टीम होता है, वाटर का स्टीम होता है, उस स्टीम का एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। यानी कहने का मतलब उसे बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा हमेशा एनर्जी जो ट्रांसफर होता है क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है वो। तो ये देखो वेव का डायरेक्शन में ही हमेशा एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद वेवलेंथ मैंने पिछले बार भी बताया था कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ की बात करें तो दो क्रस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसे ऊपर वाले को क्रस्ट कहेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को, अच्छा क्रस्ट और टर्फ किसे कहते हैं, तो जब ऊपर की ओर, जब हमारे वेव में जब उछाल मतलब ऊपर की ओर उठता है तो उसे क्रस्ट कहते हैं। जैसे ये ऊपर की ओर उठा तो इसे क्रस्ट कहेंगे, और जब ये नीचे की ओर जाता है यानी नेगेटिव में जाता है तो इसे टर्फ कहेंगे। और दो टर्फ या दो क्रस्ट के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वन वेवलेंथ कहेंगे। अभी ये आप लोग जान गए कि यहाँ तक कि कैसे ट्रांसवर्स वेव क्या है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, लाइट क्या है, ये तीन चीजों को आप लोग अभी जाने होंगे। आगे हम लोग अगर अगले स्लाइड में लेते हैं तो अगले स्लाइड में हमारा है लाइट का नेचर कैसा होता है। तो लाइट का डुअल नेचर होता है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि मैं हमेशा से अभी बोल रहा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। स्टार्टिंग में डिफिनेशन में हमने बोला, तो उस हिसाब से यहाँ पे अब ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया, जो पार्टिकल्स नेचर का भी होता है लाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि समटाइम्स मतलब कभी कभी लाइट जो होता है पार्टिकल नेचर का भी शो होता है, और समटाइम्स बिहेव्स लाइक वेव्स, वेव के जैसा भी बिहेव करता है लाइट। तो अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो नेचर हो गया लाइट का, तो अब ये कैसे, मतलब कैसे हो गया दो नेचर, अभी मतलब यहाँ पे कितना कंफ्यूजन हो गया कि पार्टिकल नेचर भी है वेव नेचर भी है, मतलब क्या। आप लोग अगर आप लोगों को पता होगा तो पार्टिकल्स का अपना कुछ मास होता है, लेकिन वेव का कोई अपना मास नहीं होता है। वेव का अपना कोई मास नहीं होता है, और लेकिन पार्टिकल का अपना मास होता है। तो हम लोग अब ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, अब तो या पार्टिकल अगर लाइट को लें हम, अगर पार्टिकल नेचर का लाइट लें तो इसका मतलब लाइट में कुछ मास है। अगर वेव नेचर का लें तो लाइट में मास नहीं है। तो ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ये देखो, ये जो है ये बिल्कुल हकीकत है कि ये जो लाइट एक ऐसा है जो कि दोनों नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर का भी होता है, वेव नेचर का भी होता है। अब इसको समझने के लिए, अब ये देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर में यहाँ पे मैंने नोट भी कर रखा है
कि ये जो एविडेंस सपोर्ट कर रहा, मतलब जितने भी एविडेंस हम लोग को मतलब सबूत मिले हैं, उससे पता चल रहा है कि लाइट का डुअल नेचर होता है। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये मतलब सेंसलेस है, मतलब कोई सेंस नहीं बनता इसका। फिर भी लेकिन ये दोनों चीजों मतलब जितना भी चीजें को फुलफिल करना था, ये दोनों कंडीशन को फॉलो करने के लिए, पार्टिकल नेचर को साबित करने के लिए लाइट को, और वेव नेचर को साबित करने के लिए, दोनों चीजें क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। इसलिए इसको हम डुअल नेचर का मान लिए, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता। आइए अभी हम देखते हैं कैसे हम मतलब कि इसका कैसे पता चल रहा है कि ये डुअल नेचर शो कर रहा है। अब ये आगे हम लोग देखेंगे उसका नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो, नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम लोग देखेंगे। ये देखो यहाँ पे अभी यही मैं दिखा रहा था कि लाइट जो है, जो पार्टिकल्स नेचर ये शो करता है कि लाइट सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। लाइट हमेशा सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ये हमारा क्या पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट बताता है। लेकिन वेव नेचर ऑफ लाइट क्या कहलाता है, सॉरी, वेव नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है कि वो बेंड हो जाती है, वो मुड़ जाती है, या किसी से रिफ्लेक्ट होकर के मुड़ती है, किसी एंगल, कोई एंगल बना लेती है, या किसी से रिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। ये सब चीजें वेव नेचर में पता चलती है। और लाइट का पार्टिकल नेचर में पता चलता है कि लाइट सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, वो मुड़ती है ना, कुछ होती है ना ये होती है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज मैंने यहाँ पे लिया है कि बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें वेवलेंथ कैसे कैसे किसके किसके शो किए। देखो, ये जो विजुअलिटी के हिसाब से ये वेवलेंथ है, जिसका वेवलेंथ जितना लंबा है, वो विजुअल भी उतना ही ज्यादा होगा, वो विजुअल ही उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे देखना, एक चीज मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस डायग्राम के साथ, वो देखना। ये जो रेडियो वेव है ना, हमारा रेडियो वेव, ऐसा समझो कि हमारे घर के बराबर है, हमारा घर के बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, आगे क्या क्या बोल रहा हूं मैं। रेडियो वेव, ये सारे एक वेव है, एक्स रेज, गामा रेज, सारे वो वेव हैं। तो रेडियो वेव जो है हमारे बिल्डिंग यानी घर के बराबर है। इससे कंपेयर अगर हम करें माइक्रोवेव को, तो माइक्रोवेव जो होता है, चीनी का एक टुकड़ा लो, चीनी का एक टुकड़ा के बराबर होता है माइक्रोवेव। चीनी का एक टुकड़ा के बराबर होता है माइक्रोवेव। उसके बाद उसके बाद ये प्रोटोजोआ के साइज का क्या होता है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किसके साइज का होता है, प्रोटोजोअन्स के साइज का कौन होता है, तो ये इंफ्रारेड होता है। और यहाँ देखो, एक विजुअल रेज हुआ, लाइट भी इसी में विजुअल रेज में ही आएगा। ये सारे वेव भी बोल सकते हो, ये सारे को रेज भी बोल सकते हो। रेडियो रेज, माइक्रोवेव रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रे, गामा रे, ऐसे करके मतलब ये सारे रे हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कंपेयर मैंने रेडियो रे के से कर रहा, माइक्रोवेव का, इंफ्रारेड का और विजुअल रेज का। तो विजुअल रेज देखो, इसका जो वैल्यू होता है वो 8 इंटू 10⁻⁻7। ये वैल्यू पे मत जाओ, बस आप इतना मोटा मोटा समझो कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग साइज का अगर रेडियो वेव को ले रहे हैं, तो माइक्रोवेव एक चीनी का टुकड़ा के बराबर होगा, और इंफ्रारेड प्रोटोजोआ जो कि नंगी आंखों से दिखता नहीं है, उसके बराबर होगा। और आपका विजुअल रेज जो होगा, वो बैक्टीरिया के बराबर होगा। जब प्रोटोजोआ जोन्स भी अगर सही से नहीं दिखता है नंगी आंखों से, तो बैक्टीरिया भी नहीं दिखेगा। तो ये इसका कहने का मतलब, आगे देखो, अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो नंगी आंखों से, लेकिन माइक्रोवेव से देख सकते हो, माइक्रोमीटर से देख सकते हो, सॉरी। और एक्स रेज तो और छोटा होता है, जो कि मतलब कि डायरेक्ट आप एक्सरे जब आप कराते हो अपने बॉडी का,
किसी भी पार्ट्स का, तो वो काम कैसे करता? वो काम ऐसे करता है कि जब वो रेज़ पार होता है आपके बॉडी से, तो आपके मसल से तो रेज़ वो पार हो जाता है। लेकिन जो सॉलिड सब्सटेंस उसमें मिलता है ना, उसपे वो रुक जाता है। तो ज जहाँ-जहाँ एक्स-रेज़ रुकता है, जहाँ से पार नहीं हो पाता है, वो हमारा वो रिपोर्ट में छप जाता है। वो हमारा वो जो प्लास्टिक का पेपर रहता है, उसमें हम जो रिपोर्ट निकालते हैं, वो हमारा शेप में आ जाता है, यानी उसका इमेज निकल जाता है हमारा। जैसे हम फेफड़ों का जब एक्स-रे कराते हैं, रीढ़ की हड्डी का एक्स-रे कराते हैं, या कहीं का भी एक्स-रे कराएँगे तो जहाँ-जहाँ हड्डी रहेगी ना, वहाँ का इमेज आ जाएगी और मांस-मांस का इमेज नहीं आएगी। तो इससे हमें पता चल जाता है एक्स-रे का कि मांस और हड्डी के बीच में कुछ फँसा तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज़ रहे भी ना, तो उससे भी पार नहीं होगा, उससे भी टकरा करके वो रेज़ वापस आ जाएगा, तो वहाँ का पिक्चर्स बन जाता है वो। बाकी सब जगह जहाँ-जहाँ से पार हो गया एक्स-रेज़, वहाँ-वहाँ से वहाँ-वहाँ का पिक्चर नहीं आएगा, और जहाँ-जहाँ से टकरा करके रुक गया, वहाँ-वहाँ का पिक्चर आएगा। ये फिर उसके बाद है ये गामा रेज़, और गामा रेज़ उससे भी छोटा है, एक्स-रेज़ से भी छोटा है। अब ये साइज़ में शायद और लोग जुड़ रहे हैं। ये साइज़ में अपना इतना है। अभी बहुत लोग शायद जुड़े हैं हम लोगों के साथ। मैं यहाँ ध्यान नहीं दिया, पढ़ा रहा हूँ अभी तो उसमें। अ, उसके बाद ये जो हमने पल्लव रिद्धि जी, आप अपना कैमरा बंद कर लें। आप अपना कैमरा बंद कर लें, शायद बहुत लोग यहाँ पे जुड़ना चाह रहे हैं, बस उनको मैं पढ़ाने के कारण यहाँ पे अलाउ नहीं कर पाया। तो आगे चलिए मैं देखता हूँ, ये फिर से आप लोगों के पास यहाँ पे ये करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। अ, ये हाँ, ये देखो, ये यहाँ पे हम लोग थे, और यहाँ पे हम लोग बता रहे थे आपको रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सारे रेज के बारे में बता रहे थे, मोटा मोटी ये समझो। और उससे पहले हम लोग देख रहे थे कि डुअल नेचर ऑफ लाइट जो है, मतलब लाइट का वो दोहरा प्रकृति, मतलब दो दो प्रकृति जो है, एक पार्टिकल्स, मतलब कि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, और दूसरा जो कि है एक वेव की प्रॉपर्टीज। वो सबको कैसे, मतलब कि ये करते हैं हम लोग, वो सबको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लाइट जो होगा, वो पार्टिकल्स अगर होगा तो वो शो करता है कि स्टेट लाइन में हमारा लाइट फ्लो करता है, और वेव्स में थोड़ा-सा टिल्ट भी हो जाता है, बेंड भी हो जाता है वहाँ पे। ये मैंने देखा था। उसके बाद यहाँ पे क्वांटम थ्योरी के बारे में हम लोग बाद में देखते हैं। पहले उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट का पता कैसे चलता है, मतलब एक्टिवेटेड कैसे होता है, मतलब वो 3 चीज़ों से होता है। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस से, और डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है कि लाइट हमारा वेव नेचर कैसे है और पार्टिकल नेचर कैसे है। आइए हम लोग एक-एक करके ये तीनों पार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे-कैसे ये मतलब कैसे ये लग रहा कि ये पार्टिकल्स नेचर का भी है और वेव नेचर का भी है। आइए आगे देखते हैं। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फेनोमेनन है, जिसमें क्या होता है ना, जिसमें कि मेटल किसी भी रेज़, जब लाइट रेज़ जो होती है, वो किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो उसपे उससे उसका इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है। ये पिक्चर से आप देखो, इजेक्ट इजेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है। अब ये चीज़ को आप पिक्चर से देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो, ये लाइट जो है,
विजुअल रेज जो है यहाँ पे स्ट्राइक किया इस प्लेट पे, ये प्लेट जो है एक पोटेशियम का प्लेट है। आप और भी बहुत तरह का प्लेट ले सकते हैं, लेकिन आप इतना समझो ये प्लेट है। यहाँ से ये जो स्ट्राइक किया है ये तीनों लाइट, इसमें क्या हो रहा है ना, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा, और ये जो प्रक्रिया है इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो इफेक्ट दिख रहे हो आप, देख रहे हो ये लाइट का जो यहाँ पे इस प्लेट पे स्ट्राइक किया, और उसके बाद ये क्या है, उसके बाद यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट किए इस प्लेट से, देखो इलेक्ट्रो फ्लो। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है कि लाइट जो है यहाँ से तो वेव टाइप में आया, और यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी पार्टिकल्स में हमें दिख रहा लाइट। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी वेव नेचर का शो कर देता है, लेकिन उसके पास क्योंकि मास है, इलेक्ट्रॉन्स के पास अपने खुद का मास है, इसलिए उसको हम पार्टिकल्स ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए ये पार्टिकल्स नेचर देखो यहाँ पे शो कर रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें ये समझ में आता है कि लाइट हमारा जो है पार्टिकल नेचर शो करता है। क्या, कौन सा नेचर शो करता, पार्टिकल नेचर शो करता। आगे अगर हम देखेंगे इसका फॉर्मूला, अगर कैनाइटिक एनर्जी जो होता है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है इस प्लेट से, इसका अगर एनर्जी को हम नापे तो वो एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी ये होता है इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। जो भी ये एनर्जी यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है फोटोन एनर्जी, ये जो भी एनर्जी यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है फोटोन एनर्जी उसका उसका एनर्जी माइनस माइनस आप जानते होंगे कि कभी भी किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी जो मिल करके इसमें लग रहा है इसे निकालने में, उसको अगर हम इसमें माइनस कर दें, उसको हम इसमें माइनस कर दें टोटल इंसिडेंट फोटोन एनर्जी में, तो हमारा निकल करके आ जाएगा किनेटिक एनर्जी किसका, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्टेड एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एच वी माइनस ईवी। कहने का मतलब एच वी क्या है, जो हम एनर्जी को फोटोन के तरह प्लेट पे स्ट्राइक कर रहे हैं, प्लेट पे हम क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं उससे, और मारने के बाद क्या हो रहा है, जो बाइंड होकर के एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में काम कर रहा है, उसका सेल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में काम कर रहा है, उसमें तो एनर्जी खर्च हो रही है, तो वो एनर्जी को इसमें माइनस कर दे रहे हैं। तो हमारा जो बाकी का बचा है इसमें से एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी में से, वही हमारा क्या हो गया, किनेटिक एनर्जी, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकल रहा है उसका, फोटोन इलेक्ट्रॉन का। अब आगे हम लोग देखें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बताता है, ये वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स बताता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, प्रकाश का अपवर्तन आप लोग जान रहे होंगे, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो हमारा लाइट जब क्या होता है, हमारा लाइट रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हमारा लाइट जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारा जब लाइट जाता है, तो वो लाइट बेंड हो जाता है। वो डिपेंड करता है नॉर्मल की तरफ बेंड हो या नॉर्मल से अलग, नॉर्मल से थोड़ा हट करके बेंड हो, ये डिपेंड करता है वो मीडियम पे, माध्यम पे डिपेंड करता है कि रेयर से डेंसर जा रहा है या डेंसर से, यानी कहने का मतलब विरल से सघन में जा रहा है या सघन से विरल में जा रहा है। ये देखो जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू आप समझ पाओगे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये देखो ये नॉर्मल है, तो एक मीडियम ऊपर का हो गया और दूसरा मीडियम नीचे का हो गया। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ये इंसिडेंट रे, ये किसका इंसिडेंट रे, लाइट का इंसिडेंट रे। लाइट जब यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो ये देखो रिफ्रैक्टेड हो जा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा टिल्ट हो जा रहा है। जाना चाहिए था कैसे, ऐसे सीधा,
लेकिन अब ये जा कैसे रहा, थोड़ा सा बेंड होकर के। अब ये दो जो एंगल बना रहा है ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। रिफ्लेक्टेड एंगल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम चेंज हुआ उसके वजह से ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, तो इसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोल सकते हैं। तो मीडियम 1 और मीडियम 2। अभी हम लोग देखेंगे कि रियर मीडियम और वियर मीडियम में, ये देखो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जब आप पेंसिल को ग्लास में डाल करके रखेंगे तो पेंसिल सीधी नहीं दिखेगी आपको। आप जब बाहर से ग्लास के बाहर से देखोगे तो पेंसिल आपको सीधी नहीं दिखेगी, आपको पेंसिल टूटी हुई नजर आएगी, टेढ़ी नजर आएगी। तो ये किसके कारण होता है, तो ये इसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक स्नेल्स लॉ आता है। अभी हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन को ऑफ करके आप लोग के साथ फेस टू फेस इंटरफेस कर लेते हैं, क्योंकि शायद और लोग भी जुड़ रहे हैं। ये आप जयप्रकाश जी, आप अपना कैमरा ऑफ कर लेंगे। जयप्रकाश जी आप अपना कैमरा ऑफ कर लेंगे। जयप्रकाश जी आप अपना कैमरा ऑफ कर लेंगे। तो अभी अभी जितना भी मैंने अभी बताया इस यहाँ तक का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक, आप लोग कोई भी ऐसा है जो कि इतना में किन्हीं को डाउट है, अगर किन्हीं को इतना में डाउट है तो आप लोग प्लीज आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि एट द एंड उतना टाइम नहीं मिलेगा जो कि सबसे मैं सवाल ले सकूं। अभी आपका कोई सवाल है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर ओके है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके हैं अगर तो चलिए हम लोग फिर से चलते हैं आगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को डाउट नहीं है तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे में देखते हैं और क्या हम लोग सीख सकें। ये देखो अभी हम लोग जैसे कि वहां खत्म किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी हम लोग देख रहे थे उसी में और छोटा सा कॉन्सेप्ट ये ऐड हुआ है। ये ऐड हुआ कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ आप लोग देख यहाँ पे देखो, ये डायग्राम से आपको पता चलेगा। ये हमारा माउस का कर्सर देखना आप, ये जो P और Q एक लाइट का रेज है, P से Q की तरफ जा रहा है, ये P से Q की तरफ जा रहा है। जब एक मीडियम है, ये ऊपर का एक मीडियम है और दूसरा ये दूसरा मीडियम, अब ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर है तब ये देखना ये नॉर्मल की तरफ झुक गया, नॉर्मल की तरफ झुक गया। अब ये कैसे पता चल रहा नॉर्मल की, तो यहाँ जो θ1 जो एंगल होगा, यानी कि P जो यहाँ पे इंसिडेंट रे है और यहाँ जो ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा वो θ1 है। और ये θ1 जो है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा θ2 उससे ज्यादा है हमारा θ1। इससे हमारा क्या पता चल रहा कि नॉर्मल के तरफ क्या झुका है, नॉर्मल के तरफ हमारा रे झुका है, यहाँ पे नॉर्मल के तरफ बेंड हो गया, ऐसा समझो नॉर्मल के तरफ बेंड हो गया। अब जब यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्मल के तरफ बेंड हो गया, तो इसमें हम बता सकते हैं आपको कि ये जो मीडियम है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये एयर है, ये हवा वाला माध्यम है और ये ग्लास है, ये ग्लास है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखना कि एयर जो मीडियम है वो सघन नहीं विरल मीडियम होगा, मतलब कि एक प्रकार से बोलो आप उसको कि हल्का वाला माध्यम होगा, हल्का वाला माध्यम होगा। और ये जो मीडियम 2 होगा वो भारी वाला माध्यम होगा। भारी वाला मतलब कि आप अगर आप डेंसिटी समझते हो किसी चीज का डेंसिटी, जैसे कि तेल और पानी, तेल और पानी में
डेंसिटी किसका ज्यादा होता है? चलो तेल और पानी तो फिर भी चलो, तेल तैरने लगता है पानी पे, तो आप बता दो। अच्छा ये बताओ कि पारा जो होता है, पारा हमारा जो थर्मामीटर में लगा होता है, पारा का डेंसिटी ज्यादा होता है या फिर पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है? तो वो जो डेंसिटी जिसका ज्यादा होता है ना, उसको विरल मतलब सघन माध्यम बोल देते हैं। सघन माध्यम मतलब सघन मीडियम बोल देते हैं, मतलब भारी वाला मीडियम बोल देते हैं। और जो वाटर यानी जिसका हल्का है डेंसिटी, उसको हम क्या कह देते हैं? कम डेंस वाला, मतलब कि सरल मीडियम बोल देते हैं, उसको कह देते हैं सरल मीडियम। अब जब सरल मीडियम से सघन मीडियम में जब जाता है वो लाइट, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। तो वो ये उसी का एग्जांपल है। ये मीडियम हम एयर ले सकते हैं और ये मीडियम को हम ग्लास ले सकते हैं। और ये जो बीच वाला इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब कि यहाँ से चीजें अलग है ऊपर की ओर और यहाँ से चीजें अलग है। ये आपका ट्रांजैक्शन जोन एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये रे बिल्कुल सीधा आया। इस रे को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये टिल्ट होकर के ऐसे आ गया। यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें स्नेल्स लॉ काम करता है। उसमें क्या कहता है कि N1 जो है, N1 क्या है? इंसिडेंट इंसिडेंट इंडेक्स है। और सॉरी, ये N1 क्या है आपका? इंसिडेंट इंडेक्स है। और N2 क्या है आपका? रिफ्रैक्टेड इंडेक्स है। इंडेक्स कहने का मतलब ये है, एक इंडेक्स आपका नंबर उसमें दिया रहता है कि ये इंडेक्स का नंबर, जैसे कि हीरा का इंडेक्स, ग्लास का इंडेक्स, फिर से वाटर का इंडेक्स कितना होता है, ऐसे करके वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है एक, और वो दिया रहता है दोनों के तरफ। अब यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर के सारे चीजें, ऊपर इंटरफेस के ऊपर के सारे चीजें नीचे के सारे चीजों के बराबर होगा। स्नेल्स लॉ का कहने का मतलब है, ऊपर का जितना भी चीजें हैं साइन थीटा, अगर ये जो N1 है, N1 मैंने क्या बोला? इंसिडेंट इंडेक्स जो है, इंडेक्स अगर जो भी हो, देखो अब यहाँ पे आप चीजें आप बोलोगे कि बराबर कैसे होगा, यहाँ तो बेंड हो गया है रे। तो यहाँ पे देखो, एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, और यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे θ2 है। तो ये दोनों चीज एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं कि अगर θ1 यहाँ पे ज्यादा है ना, तो N1 कम होगा। यानी इंसिडेंट इंडेक्स, यहाँ का इंडेक्स कम होगा। जितना भी मीडियम ज्यादा डेंस होता है ना, एन का वैल्यू उतना ज्यादा होता है उसका। जितना ज्यादा होता है डेंस मीडियम, उसका एन का वैल्यू उतना ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे N1 का वैल्यू अगर कम है ना, तो थीटा का वैल्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पे N2 का वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू कम है। तो आपस में ये दोनों बराबर होते हैं। ऊपर का इंटरफेस के ऊपर वाला और इंटरफेस के नीचे वाला, वो किसमें? साइन थीटा में बराबर होता है। वो बाइलेंस कौन करता है? तो ये इंडेक्स बाइलेंस बाइलेंस करता है। क्योंकि रेयर मीडियम रहेगा तो उसमें इंडेक्स कम होगा, और जब सघन मीडियम होगा यानी डेंस मीडियम होगा, तो उसमें आपका एन का वैल्यू ज्यादा होगा। स्नेल यही बोलता है। अब आगे हम देखें तो इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस मतलब आप बोल सकते हो कि किसी इंटरफेरेंस करना, किसी दो दो के बीच इंटरफेरेंस करना, तो यानी व्यतिकरण। उसी तरह मतलब ये व्यतिकरण तो है, लेकिन वो जो इंटरफेरेंस आप समझते हो कि दो व्यक्ति बात कर रहा है, उसके बीच में आप जाकर के बोल रहे हैं, वही वाला इंटरफेरेंस ये भी है। अब देखो ये आप कैसे समझोगे? तो ये पेयर मतलब दो वेव्स होता है, मतलब दो से अधिक हो सकता है, लेकिन दो वेव्स जो होता है वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। इंटरफेरेंस क्रिएट करने का मतलब दो मिल करके अब इंटरफेरेंस क्रिएट कर लिया, मतलब दो के बीच में मतलब तीसरा कैसे डेवलप हो गया, वो इंटरफेरेंस व्यतिकरण कहलाता है। ये किसका व्यतिकरण है? तो लाइट का व्यतिकरण है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा ये।
अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या रेफर करता है कि सुपरपोजिशंस ऑफ वेव्स, मतलब कि कैसे, मतलब कि वेव जब दो पेयर ऑफ वेव्स जब टकराते हैं तो कैसे, क्या मतलब एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है और एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। तो इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है हम देखेंगे। इंटरफेरेंस मतलब सीधा सिंपल वर्ड में आप समझो कि जब दो वेव टकरा करके या मिल करके तीसरे वेव का निर्माण करता है। तीसरा वेव वो हो सकता वेव हो भी, या हो सकता वो वेव ना भी हो, वो कन्वर्ट हो जाए। वेव हमेशा क्या, वेव डायरेक्शन में, जब जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप ठहरे हुए पानी में यानी तालाब में आप कंकड़ मारोगे, पत्थर फेंकोगे, तो उससे क्या होगा, उससे वेव जनरेट होगा, उससे वेव जनरेट होगा। जब वेव जनरेट होगा तो वो चारों तरफ फैलेगा, वो वेव है, तरंग की तरह जाएगा। और जब वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो वो तो वेव नहीं रहेगा ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो पेयर ऑफ वेव्स जब मिल रहे हैं तो ये बड़ा लंबा सा वेव्स देखो बना रहा, तो ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वेव को, तो इसे कंस्ट्रक्ट मतलब बना रहे हैं वेव को, तो इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहेंगे। अगर ये दोनों जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा कि दो वेव आपस में मिल करके डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, मतलब कि कोई वेव ही नहीं बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में देखो कन्वर्ट हो गया, तो इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। इंटरफेरेंस का मतलब भी समझ गए। इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, ये भी यहाँ पे आप समझ सकते हो। अभी आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग के पास 10 मिनट है, आप लोग बने रहे हैं हमारे साथ। प्रकाश मतलब उसमें मीडियम चेंज होने पे क्या होता था, मीडियम चेंज होने पे लाइट का दिशा बेंड होता था, मतलब रेज जो है वो बेंड होता था नॉर्मल से दूर या नॉर्मल के पास। यहाँ डिफ्रैक्शन में क्या है, यहाँ भी लाइट बेंड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर पढ़ पा रहे होगे तो देख सकते हो कि बेंडिंग ऑफ लाइट, स्लाइट स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब कि थोड़ा सा ये बेंड होगा। और ये बेंड किसके कारण होगा, ये बेंड होगा एक छोटे छोटे कोई भी एक पार्टिकल इसको बेंड कर सकते हैं किसी भी मतलब एजेस पे, मतलब किसी वस्तु पे, यानी कि ऑब्जेक्ट पे ये जब लगता है, ये ऑब्जेक्ट पे लगेगा, तो ऑब्जेक्ट पे लगने के बाद क्या होगा, लाइट थोड़ा स्लाइटली क्या करेगा, बेंड हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वहां से डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब डिफ्रैक्शन कहलाएगा वो। मतलब कि डिफ्रैक्ट हो मतलब ऐसे समझो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और कोई दोस्त आया चार उधर से, और दोस्त आपको बोला है भाई चल 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 यार चलते हैं यार, कॉफी पीने चलते हैं, चल यार यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, तो वो क्या हो गया, एक डिफ्रैक्शन हो गया छोटे टाइम के लिए। और इंटरफेरेंस क्या था, रिफ्रैक्शन क्या था, रिफ्रैक्शन वो था, ये जो रिफ्रैक्शन हम लोग देखे थे यहाँ पे, ये रिफ्रैक्शन जो हम लोग देखे थे, रिफ्रैक्शन क्या है कि आप अभी काम कर रहे हो, आप अभी काम कर रहे हो कि पढ़ने वाला नहीं समझ करके ऐसा बोलते हैं कि आप अभी बीए ये करने वाले हो, क्या कहते हैं, मैथ पढ़ रहे हो, आप अभी मैथ पढ़ रहे हो, और कोई आया और बोला कि अरे मैथ में क्या रखा, हिस्ट्री पढ़ते, तो वो पूरा आपका प्रॉपर सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये बेंड हो गया, यहाँ पे ज्यादा बेंड हो गया, मतलब कि मीडियम ही आपका चेंज कर लिया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेंड होता। इवन कभी कभी इतना बेंड हो जाता कि ये ऊपर से ही मतलब कि इंसिडेंट रे आया यहाँ तक एक ही मीडियम में और दूसरे मीडियम में इधर से निकल आया, इतना बेंड हो जाता है। लेकिन इसमें डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, डिफ्रैक्शन में हल्का सा स्लाइटली सा बेंड होता है, वो भी किसके कारण होता है, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं रास्ते में लाइट के, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये इससे आप समझ सकते हो। देखो कैसे रिफ्रैक्ट हो रहा, मतलब यहाँ पे जो अगर सूर्य निकलता है सुबह सुबह या कभी भी जब बादल उसके बीच में आ जाता है, तो वो किससे आता है, डिफ्रैक्ट होकर के आता है लाइट हमारे पास।
मतलब जहां सीधे आना चाहिए लाइट को वहां नहीं आकर के डिफ्लेक्ट होकर के थोड़ा सा उसके उधर आता है, साइड में आता है। अब ये देखो, जिनका माइक है आप माइक बंद कर लें, जिनका माइक ऑन है वो माइक बंद कर लें। अब ये देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पहले भी बताया था, ये एक मिरर मतलब प्लेन मिरर लिए और प्लेन मिरर में एक इंसिडेंट रे आया और यहाँ पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो गया, और उसी मीडियम में देखो वहां पे रिफ्रैक्शन में क्या था कि मीडियम चेंज हो जाता था, वहां पे मीडियम चेंज हो जाता था, यहाँ से रे आया और दूसरे मीडियम में पास होकर के चला गया, और वो अगर वो मीडियम सेम रहता तो सीधा जाता, लेकिन मीडियम चेंज था तो वो नॉर्मल के तरफ झुक गया या नॉर्मल से दूर हो गया। वो डिपेंड करता है कि सरल माध्यम है या विरल माध्यम है। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्टेड रे के तरफ से एक ही मीडियम में चला गया, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब हम रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक पहुंचता है ये रे, रिफ्लेक्टेड रे, उसी से हम वस्तु को देख पाते हैं एक पॉइंट पे। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मैंने यहाँ पे दो लॉज होते हैं, वो लॉज को मैंने लिखा नहीं लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ। एक लॉज होता है रिफ्लेक्शन का कि ये देखो, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो मिरर के एक ही पॉइंट पे स्थित रहेंगे। ये एम जो पॉइंट है एक ही पॉइंट पे स्थित रहेंगे, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। और दूसरा लॉ क्या है कि एंगल आई यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आप में बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री का होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अगर इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री का होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री का होता। तो ये दो लॉस थे रिफ्लेक्शन के। अभी हम लोग यहाँ पे आपसे थोड़ा सा सवाल पूछ लें कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई। अभी यहाँ तक हमने लाइट का बेसिक चीजें बता दी आपको। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट है लाइट में तो आप लोग बताएं, क्योंकि उतना चीजें मतलब कि पढ़नी नहीं थी, जितना हमें पढ़नी थी बेसिक चीजें वो मैंने बताया। आप लोग बेसिकली ये चीज देखो कि आप लोगों को लाइट समझ में आई या नहीं। लाइट का मतलब डुअल नेचर, जो हमारा जो सिलेबस है उसमें नेचर ऑफ लाइट था, तो नेचर ऑफ लाइट दो प्रकार के थे, तो वो दोनों चीजें समझ में आई या नहीं आई। हाँ आ गई, पवन कुमार मेहता बोल रहे हैं आ गई, आ गया। अच्छा, और किन्हीं को अगर इतने में अब किन्हीं को अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी एक छोटा सा डाउट कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को डाउट है थोड़ा सा भी तो आप लोग पूछ सकते हैं इस लेक्चर के रिगार्डिंग। अगर नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं, आप लोग अटेंडेंस लगा लें। आप लोग को अटेंडेंस सीट मिली होगी पल्लव सर के द्वारा, उसमें आप लोग अटेंडेंस अपना अपना लगा लें। आप लोग अटेंडेंस लगा ले उसमें, जितने लोगों को भी अटेंडेंस मिली होगी अभी। ऐसा है कुछ लोग कभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुछ लोग लेफ्ट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। शायद उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन अपने तरफ से कोशिश मैं करूंगा कि आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन में उतना ज्यादा स्पार्क माइंड। पिंकी ठाकुर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आप लोग को अगर डाउट नहीं है, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो आप लोग अटेंडेंस लगा लें और आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग सभी लोग अटेंडेंस लगा लें।